हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेरियस टाइप ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो जो रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिले हैं, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन है। गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स आज आपको मिलने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट को अपने पास नोट करके रखिएगा गाइज, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ ज़रूर नोट करिए करके रखिएगा हर एक पॉइंट को जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ है। उसी के साथ साथ जो आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, उनका भी डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे ही। और गाइज, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ जो झा सर अकेडमी पे रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं करंट अफेयर्स के, आपको सिर्फ उनको रेगुलरली फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। दैट इज़ मोर देन अनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, हमारा एक जीएस का भी प्रीवियस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर करते हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, आप इस बैच को भी ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत बेहतरीन बैच है। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और साथ ही साथ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, अगर आप सिविल सर्विसेज के बिल्कुल सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशंस took place in agriculture after independence in India. How these revolutions have helped in the poverty alleviation and food security in India. भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में हुई विभिन्न प्रकार की क्रांतियों की व्याख्या कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार मदद की है। तो ये क्वेश्चन गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, GS3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से लिया गया और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, तो इसमें हमसे ये पूछा गया है, इसमें हमें दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले पार्ट में क्या बोला गया है कि इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली एग्रीकल्चर में सुधार लाने के लिए, एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए क्या हुआ था, हम जानते हैं सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, क्योंकि इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, फूड सिक्योरिटी थी ही नहीं। तो उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे, रिवॉल्यूशंस लेके आए गए थे। तो हमें वो अलग अलग टाइप के जो रिवॉल्यूशंस हैं हमें उनको एक्सप्लेन करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि अब ये जो रिवॉल्यूशंस लाए गए हैं उन्होंने कितना
किस तरीके से मदद किया है कि भाई पॉवर्टी को कम करने में, गरीबी गरीबी हटाने में, कम करने में, और फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में। ठीक है, फूड सिक्योर बनाने के लिए इंडिया को। तो हम इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे गाइज, हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर का बताएंगे, हम उसके जो रेवोल्यूशंस हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद हम उसके इम्पॉर्टेंस बताएंगे, मतलब बेनिफिट्स कि भाई किस तरीके से पॉवर्टी एलिविएशन में काम किया और फूड सिक्योरिटी में किस तरीके से उसने काम किया, इन रेवोल्यूशंस ने मदद की। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर गाइज। इंडिया is primarily an agricultural economy and majority of people are still dependent on agriculture for their livelihood। क्या चीज़ है, हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इंडिया क्या है, प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। आज भी हमें वही सिचुएशन देखने को मिलती है। हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है आज के टाइम पे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जीडीपी आती है वो बहुत कम है। वो इंडिपेंडेंस के बाद से हम देखें तो वो कम कम ही होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो वर्कफोर्स, जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपनी लिविंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, development of agriculture has been assured by various revolutions supported by government। अब क्या चीज़ थी, जैसे मैंने बताया पहले से कम होती जा रही है, लेकिन अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस टाइम पे क्या था कि हमारी वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, मतलब जो इंडिया के लोग थे वो बहुत ज़्यादा पुअर और इलिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, उनके अंदर स्किल्स नहीं थी कि वो कोई और काम करे। जैसे आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, ना तो लोगों के पास स्किल्स थी इतनी कि भाई सर्विस सेक्टर चल सके, और ना ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इतना ज़्यादा अच्छा केपेबल नहीं था। ज़्यादातर क्या था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड था सब कुछ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि सपोर्ट करने के लिए एक जो डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए, जो कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा पुअर हालत कर दी थी, तो उसको अच्छा करने के लिए, सेल्फ सस्टेनिंग करने के लिए, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में विकास लाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए रिवॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ी। तो इसीलिए रिवॉल्यूशंस उस टाइम पे लाए गए थे। अब वो कौन से रिवॉल्यूशंस थे, हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। दिस रिवॉल्यूशन लेड टू ट्रिमेंडस राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, especially wheat, by use of high yielding variety of seeds, fertilizers and pesticide। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेके आई गई थी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अच्छी क्वालिटी के अच्छे वाले लेके आए गए थे, उनका इंट्रोडक्शन किया गया था, यूज़ करने के लिए रेकमेंड किया गया था। क्यों किया गया था, ताकि अगर अच्छी सीड्स होंगी, हाई यील्ड की सीड्स होंगी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स अच्छे होंगे, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होगा, तो जो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई प्रोडक्शन कम हो रही है, क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, तो खाना क्या चाहिए, फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन उत्पादकता उतनी नहीं है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन उतनी नहीं हो रही है, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी थी। अब वो प्रोडक्शन किससे बढ़ेगी, वो अच्छे वाली सीड्स यूज़ करके, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का वहाँ पे यूज़ करने के लिए बोला गया, ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाए फूड ग्रेन्स की। अब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई फूड ग्रेन्स की ज़्यादा होगी, अब फूड ग्रेन्स की सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड को वो मीट कर पाएगी, ज़्यादा लोगों को वो खिला पाएंगे, और हमें जो हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट थे अपने
जो लोग थे, इंडिया के लोगों का पेट भरने के लिए जो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, आयात के ऊपर, उस पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी और उसको धीरे धीरे ख़त्म करना है उस डिपेंडेंस को। और उसमें हम सक्सेसफुल भी रहे हैं, वो हमने डिपेंडेंस ख़त्म करी है बहुत लेवल तक, सेल्फ सफिशिएंट हम हुए हैं एग्रीकल्चर में, राइट। तो उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। फिर आया वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। वाइट रेवोल्यूशन का क्या था? ऑपरेशन फ्लड 1970, एन इनिशिएटिव ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ लेड टू रिवोल्यूशन इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। एक ऑपरेशन फ्लड लाया गया था 1970 में, और ये किसका इनिशिएटिव था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का, जिसने क्या किया कि भाई जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए था? फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। और वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए। The world's largest dairy development program transformed India from a milk deficient nation to world's largest milk producer। अब ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें माना जाता है डेयरी का, तो उस पे इसके तहत क्या हुआ कि जो इंडिया हमें मिल्क डेफिशिएंट देखने को मिलता था, मतलब कि यहाँ पे दूध की बहुत ज़्यादा कमी थी, डेयरी प्रोडक्ट्स की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, वो अब हमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क का मिल्क प्रोड्यूसर देखने को मिलता है। तो इसने कितना ज़्यादा हेल्प किया? ट्रिमेंडसली इसने हेल्प किया कि भाई जो मिल्क पहले कम था, अब इतना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया प्रोड्यूस करती है मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो कितनी ज़्यादा हेल्प किया, तो उसके लिए क्या लाया गया था? मिल्क प्रोडक्शन के लिए वाइट रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आया ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। दिस रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर एंड हैज लेड टू phenomenal increase in both fish production and productivity from aquaculture and fisheries resources of the inland and marine fisheries। कि अब ये जो ब्लू रेवोल्यूशन है, ब्लू क्या होता है? पानी, पानी होता है ब्लू। तो पानी से रिलेटेड मतलब कि फिशरीज से रिलेटेड जो फिशेज है, फिश प्रोडक्शन बहुत अच्छे लेवल पे हो, उसमें इंक्रीज करना, फिश के प्रोडक्शन में इंक्रीज करना, फिशरीज के जो रिसोर्सेज हैं, एक्वाकल्चर है, उसका उत्पादकता को बढ़ाना, उसमें उसके लिए ये ब्लू रेवोल्यूशन लाया गया था, ठीक है। तो कौन कौन से हमने पढ़े? ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क की प्रोडक्शन के लिए, और ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज की प्रोडक्शन के लिए। सो अदर रिवोल्यूशंस विच आर नो लेस सिग्निफिकेंट इंक्लूड्स। अब ये तो बहुत हाई बड़े वाले रिवोल्यूशन थे, उसके साथ और भी हमें बहुत सारे रिवोल्यूशंस देखने को मिलते हैं, जो कि ऐसा नहीं है वो कम इम्पॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 रिवोल्यूशन ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल इंक्रीज और बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, ठीक है। तो बाकी भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि येलो रेवोल्यूशन, वो ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए था। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए था। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को इंक्रीज करने के लिए। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, और रेड रिवॉल्यूशन मीट की प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से ये वेरियस टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशंस हमें देखने को मिले जो लाए गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वेरियस अलग अलग चीज़ों में, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके, एग्रीकल्चर अच्छा हो, अच्छी डेवलपमेंट हो, विकास हो उसका, और फूड सिक्योरिटी बढ़े, वहाँ पे हम जो पॉवर्टी है उसको कम कर सके और जो सेल्फ सफिशिएंसी है उसको लेके आ सके, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन गाइज। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, कि इन रेवोल्यूशंस ने किस तरीके से पॉवर्टी को मिटाने के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए और फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में मदद किया है इंडिया में। तो अब हम इन रेवोल्यूशंस की सिग्निफिकेंस की, इनकी इंपॉर्टेंस की, महत्व की बात करेंगे। फर्स्ट इज दीज इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर have lifted millions of people out of poverty by generating rural income opportunities for farmers.
farm laborers, and also reduced prices for consumers. India has become self sufficient in food grain production with the help of green revolution. कि ये जो एग्रीकल्चर में इनोवेशंस हुई, ये जो रिवॉल्यूशंस लेकर आए गए, जिसके थ्रू रिवॉल्यूशंस में क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बात की थी कि HYV सीड्स का यूज़ किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया। तो क्या किया गया, इनोवेशन की गई। अब ये जो इनोवेशन हुई उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ी। प्रोडक्शन बढ़ने से वो जो फार्मर है उसका प्रोड्यूस बढ़ेगा, उसको वो ज़्यादा बेच पाएगा, अच्छे प्राइस पे बेच पाएगा, क्रॉप ख़राब नहीं होगी, फेलियर नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो उसकी जो सर्वाइवल है वो भी अच्छा होगा, उसकी लाइवलीहुड, उसकी इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी होगी। तो जो हमें पॉवर्टी में देखने को मिलते थे कि गरीबी में बहुत ज़्यादा लोग चले गए थे, तो हमने बहुत सारे लोगों को इन रेवोल्यूशंस की हेल्प से इनोवेशन लेके आके एग्रीकल्चर में उनको पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हुआ, अब क्या चीज़ होती है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। अब क्या होता है, इकोनॉमी का क्या रूल है, डिमांड सप्लाई का, कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि प्रोडक्शन अच्छी होगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स को कम पे करना पड़ेगा, तो उनको भी फ़ायदा हुआ। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वही जो हमने बात की थी कि अभी ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा बढ़ी, अच्छे अच्छे लेवल पे। तो उससे क्या हुआ, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गई फूड ग्रेन के मामले में, जो कि इंडिया पहले USA से इम्पोर्ट कराया करती थी भारी मात्रा में। अब क्या हुई, इंडिया इसके हेल्प से सेल्फ सफिशिएंट हो गई, वो उसको इम्पोर्ट नहीं कराना पड़ता था, वो इतनी सक्षम हो गई कि वो अपने लोगों का पेट भर सके। नेक्स्ट इज द एक्सपोनेंशियल राइज इन मिल्क प्रोडक्शन हैज लेड टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अमंग द मासेज। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हैज रीच्ड ऑल टाइम हाई। अब क्या हुआ था कि जो वाइट रेवोल्यूशन आया उसमें हमने क्या बात की थी कि मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए काम किया गया, वो रेवोल्यूशन उसके लिए था, डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए उसका प्रोडक्शन। तो अब क्या हुआ, जब मिल्क प्रोडक्शन में राइज हमें देखने को मिला, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो उससे जो एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए हम बोलते हैं ना कि दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारे प्रॉपर एक न्यूट्रिशन के लिए। तो लोगों के अंदर या लोगों के लिए एक वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हुई, वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ गई, क्योंकि पहले दूध की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, मिल्क डेफिशिएंट था पहले इंडिया। अब वो क्या हो गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, तो वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ गई, तो उससे क्या होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो लोगों की बेसिकली लाइवलीहुड भी अच्छी होगी, हेल्दी नेशन होगा। नेक्स्ट, these steps have provided avenues for इनकम डाइवर्सिफिकेशन फॉर फार्मर्स। अब इन स्टेप्स के चलते ये जो रिवोल्यूशंस लाए गए, इनके तहत क्या हुआ कि जो फार्मर्स की जो इनकम है, मतलब उनके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ गए, अलग अलग तरीके से उनकी इनकम बढ़ गई। जैसे कि अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा, तो उससे मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ने से, मिल्क से तो उनकी इनकम बढ़ी ही, अब वो उसको क्या कर सकते हैं, वो दूसरी जो कॉरपोरेशंस हैं या जो भी लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको दे सकते हैं कि वो उससे पनीर बना देंगे, ठीक है, उससे वो चीज़ बनाएंगे। तो उससे क्या चीज़ें होंगी, क्या हुआ कि उनकी इनकम बढ़ गई, सोर्स ऑफ इनकम उनका बढ़ गया मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होने से। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिला, तो अलग अलग इनकम के सोर्सेज बढ़ गए तो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उनका लाइवलीहुड अच्छी होगी। To further carry on the momentum of these programs and assure food security in long run, in face of ever increasing population, there is an urgent need for an evergreen revolution that would focus on all round development of the agriculture sector. अब क्या चीज़ है, ये हमने क्या स्टेप्स देखे थे जो अभी
हमने सिग्निफिकेंस देखी थी इन रेवोल्यूशन से कि भाई पॉवर्टी एलिविएट करी, फार्मर की इनकम इंक्रीज करके, और फूड सिक्योरिटी बढ़ाई क्योंकि फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंट बन गया इंडिया, मिल्क के प्रोडक्शन में भी, फूड ग्रेन्स में भी, और फिशरीज वगैरह हर एक उसमें एस्पेक्ट में। तो ऑन द कंक्लूडिंग नोट व्हाट वी विल से कि ये इन रेवोल्यूशंस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत फर्दर इलेबोरेट किया है, लेकिन इनको ये जो मोमेंटम है इन प्रोग्राम्स का, इन रेवोल्यूशंस का, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है लॉन्ग रन तक इसको करने के लिए। तो जैसे जैसे अब हमें दिक्कत देखने को मिल रही है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की, तो ये जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आगे आ सकती है, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस ही रखने के लिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, मतलब फूड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए अर्जेंट नीड है कि एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाए जिसके तहत हर एक एग्रीकल्चर के सेक्टर में मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए कि सभी का डेवलपमेंट हो, सभी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो, सभी में एक हमें विकास देखने को मिले, डेवलपमेंट हो हर एक सेक्टर का। उस पर ध्यान दिया जाना अब ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दी increasing issues in the near future, right? So this was all for this question guys. I hope you all have liked this analysis. अपना feedback guys हमारे साथ comment section में ज़रूर share कीजिएगा. So with this we end up this session today here guys. Thank you so much. Have a great day ahead. जय हिंद.